नमस्कार। प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक का ये चौथा वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाश संश्लेषण की कार्यप्रणाली में प्रकाशिक अभिक्रिया के संबंध में है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम लोग आगामी वीडियो यानी जो आज का वीडियो उसमें लाइट रिएक्शन को पूर्ण करेंगे, तो उसी को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कल भी या पिछले वीडियो में भी हमने इस आरेख को देखा था और हमने ये समझा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दो चरणों में बांटते हैं कि कार्यप्रणाली को प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और हिल अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तथा अंधकार अभिक्रिया या अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और ब्लैकमैन के सम्मान में ब्लैकमैन अभिक्रिया, ठीक है। इस प्रकार ये प्रकाशिक अभिक्रिया जो है, इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये अंधेरे में होती है और ये प्रकाश में होती है, इसका अर्थ ये नहीं है, ठीक है। दोनों ही प्रकाश की उपस्थिति में होती है, लेकिन इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति कंपलसरी है और इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, ठीक है। प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होगी हरित लवक के ग्रेना व स्ट्रोमा पटलिका में। स्ट्रोमा पटलिका, स्ट्रोमा नहीं, स्ट्रोमा पटलिका है ये, स्ट्रोमा लेमिली में, और यह क्रिया संपन्न होती है स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में संपन्न होती है। आज ये टॉपिक पूर्ण करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक वाला, जिसमें प्रकाशिक अभिक्रिया में सबसे पहले जल का प्रकाशिक अपघटन होगा और फिर प्रकाश फास्फोरिलीकरण को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जल का प्रकाशिक अपघटन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाशिक अपघटन। पिछले वीडियो में हमने जो पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड का उल्लेख किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि पीएस सेकंड से संबंधित है जल का प्रकाशिक अपघटन। और पीएस सेकंड आप लोगों को ज्ञात है कि जब 680 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश को अवशोषित कर पीएस सेकंड एक्टिवेट होता है, उत्तेजित होता है, एक्साइटेड होता है, क्रियाशील होता है, ठीक है। तो ये प्रकाशिक अपघटन जो जल का है, ये पीएस सेकंड से संबंधित है, यानी 680 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से। और इसकी अभिक्रिया भी हम लोगों ने लिखी थी, ये है। जल कब होगा? जब पीएस सेकंड 680 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्ध्य प्रकाश को अवशोषित करेगा, तो जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, जिससे हाइड्रोजन आयन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे और ऑक्सीजन बनेगी। जल के एक अणु को हमने दिखाया, इसलिए ऑक्सीजन का आधा अणु दिखाया या एक परमाणु दिखा सकते हैं। और ऑक्सीजन का एक अणु दिखाना हो तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2H2O। ये हो जाएगा 4 हाइड्रोजन आयन, ये हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा ऑक्सीजन का एक अणु, ठीक है। खनिज पोषण वाले चैप्टर में हमने उल्लेख किया था कि इसमें 2 खनिजों की भी आवश्यकता होती है, जो ये क्रिया Mn2+ और Cl- की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है। इसकी प्रायोगिक पुष्टि के बारे में हमने पढ़ा था, रुबेन और कामन ने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन युक्त जल की सहायता से इसकी पुष्टि की थी कि ये ऑक्सीजन की विमुक्ति जल से हो रही है, ठीक है। ये ऑक्सीजन तो गया वायुमंडल में, हमारे काम आएगी श्वसन में, पादप स्वयं भी श्वसन में काम मिलेंगे, और ये दोनों जाएंगे फास्फोरिलीकरण की क्रिया में, जो अगला टॉपिक हमारा है। फास्फोरिलीकरण, और वो भी है प्रकाश फास्फोरिलीकरण, फोटोफॉस्फोराइलेशन,
फॉस्फोरिलीकरण का मतलब है एटीपी का निर्माण। एटीपी का निर्माण फॉस्फोरिलीकरण, प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण, इसलिए प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, फोटोफॉस्फोराइलेशन का परिभाषा क्या हो गई? प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी के निर्माण की क्रिया को प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। हम लोग श्वसन में भी इस फॉस्फोरिलीकरण पढ़ेंगे। जो अगला अपना जो अध्याय है वो श्वसन का है, उसमें भी फॉस्फोरिलीकरण आएगा। उसमें आएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीकीय फॉस्फोरिलीकरण, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी बनना आएगा। यहाँ है प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी बनना। इस प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की खोज का श्रेय जाता है आर्नन को। आर्नन को जाता है। इसकी दो क्रियाविधि है, एक है चक्रीय, इसलिए साइक्लिक, ऊपर लिखा हुआ है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा होगा नॉन साइक्लिक, अचक्रीय। ठीक है, तो पहले चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण को देखते हैं। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में केवल पीएस फर्स्ट भाग लेता है। ये कल पीएस फर्स्ट सेकंड के अंतर में हमने देखा था, उस टेबल में लिखा हुआ था। पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र होता है P700। ठीक है, अब पीएस फर्स्ट कब क्रियाशील होता है? जब 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित करता है। तो जब 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पीएस फर्स्ट द्वारा अवशोषित किया जाता है, तब इसका अभिक्रिया केंद्र इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉन त्यागना, ऑक्सीकरण। और उस इलेक्ट्रॉन को कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही ग्रहण करेगा। यहाँ पे प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है ए नाम की प्रोटीन, जो आयरन और सल्फर युक्त है। ये फेरस सल्फाइड नहीं है, FeS नहीं है, Fe-S लिखा है मैंने। तो यह है आयरन और सल्फर युक्त प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम ए। ये प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है यहाँ पे। तो इसका हो गया अपचयन और P700 का हो गया ऑक्सीकरण। ठीक है, अब ये ऑक्सीकरण अपचयन की श्रृंखला चलेगी। विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में से होकर ये इलेक्ट्रॉन वापस पीएस फर्स्ट में आ जाएगा, और ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही अपने रिडॉक्स विभव के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। इस ए का रिडक्स विभव उच्च है, इसलिए ये ऊपर स्थित है। अगला जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन का रिडक्स विभव ए से कम है, इसलिए इसको ये डाउन हिल हो रहा है, पहले अप हिल, पहले ऊपर गया है इलेक्ट्रॉन, फिर धीरे धीरे इसकी ऊर्जा भी घटती जाएगी और रिडॉक्स विभव के क्रम से व्यवस्थित जो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही इनको ग्रहण करते जाएंगे। फेरेडॉक्सिन से ये जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे साइटोक्रोम B6 द्वारा। साइटोक्रोम B6 FD फेरेडॉक्सिन, CYT साइटोक्रोम। ये साइटोक्रोम नाम भी आपने खनिज पोषण वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, इसका अब इसने पहले इलेक्ट्रॉन लिया था तो इसका अपचयन हुआ था। अभी इस फेरेडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसलिए इसका हो गया ऑक्सीकरण, और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया साइटोक्रोम B6, तो इसका अपचयन। अब B6 फिर से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसको ग्रहण करेगा साइटोक्रोम F, तो B6 का ऑक्सीकरण, इसका अपचयन। तो ऑक्सीकरण अपचयन चलता जा रहा है और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जा रही है, और वापस अंत में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा, प्लास्टोसाइनिन ग्रहण करेगा। अब ये प्लास्टोसाइनिन का रिडॉक्स विभव और पीएस फर्स्ट का रिडॉक्स विभव एक स्तर के दोनों। तो उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन गया, धीरे धीरे वो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में से होकर अंत में आया प्लास्टोसाइनिन के पास में। साइनिन शब्द आपको पहले भी कहा था, नीले रंग से संबंधित है, और नीला रंग कॉपर आयनों के कारण से है, तो ये कॉपर युक्त है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इन इलेक्ट्रॉन्स को पुनः दे देगा पीएस फर्स्ट को, तो इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस पीएस फर्स्ट में आ गया, इसलिए ये चक्रीय शब्द है। प्रकाश की उपस्थिति में इसलिए फोटो शब्द है। लेकिन एटीपी और बनेंगे, दो स्थानों पर एटीपी बनते हैं यहाँ पे, इसलिए फॉस्फोरिलीकरण भी है। एक स्थान फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के बीच में एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट PI, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, IP भी लिखते हैं, कभी कभी PI लिख देते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये मिलकर एटीपी बनाते हैं।
और दूसरा ATP का अणु साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य बनता है। ठीक है। अब विभिन्न किताबों में इन इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग मिलते हैं। NCERT को यदि हम लोग फॉलो करें तो ये इनमें से किसी का भी नाम नहीं बताता है। वो इधर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑब्लिक डोनर इन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही। ठीक है, इनमें से किसी का भी नाम नहीं है। अपने राजस्थान बोर्ड के हिसाब से ये नाम आपको बताए हैं। उच्च क्लासों में आप लोग जाएंगे तो हो सकता है कुछ नाम और बढ़ जाएंगे, कुछ नाम घट जाएंगे। यानी अपने को ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला वहीं पर वापस आ जाता है। इस दौरान उच्च ऊर्जा अणु क्या बना, ATP का निर्माण होता है। ठीक है, ये चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है। कल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो CO2 का अपचयन होना है प्रकाशीय अभिक्रिया में, वो अपचयन करेगा NADP.2H। यहाँ पे NADP.2H नहीं बन रहा है, NADP.2H नहीं बन रहा है, तो केवल चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण हुआ मान लो, तो अपचायक ही नहीं बना तो CO2 का अपचयन नहीं होगा। CO2 का अपचयन नहीं होगा तो कार्बनिक खाद्य का निर्माण नहीं होगा। इसी कारण से जब केवल 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पादपों को देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है, जिसे रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। ये कल हमने रेड ड्रॉप इफेक्ट पढ़ा था, उसकी व्याख्या यही है। रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या था कि जब 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश पुंज देते हैं, अकेला प्रकाश देते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। अब कोई पूछे क्यों घट जाती है, तो उसका कारण ये है कि जब 680 नैनोमीटर से उस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश देते हैं, एक वर्णीय प्रकाश, तो केवल PS फर्स्ट सक्रिय होता है। केवल PS फर्स्ट सक्रिय होता है तो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है, जिसमें अपचायक NADPH+H+ नहीं बनता है या NADP.2H नहीं बनता है। अपचायक नहीं बनता, इसलिए अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 का अपचयन नहीं होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की दर अपने आप घट गई, शून्य हो जाती है, धीरे प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा। तो ये उसकी व्याख्या भी हो गई रेड ड्रॉप इफेक्ट की। अब हम लोग चलते हैं नॉन साइक्लिक या अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में। नाम से पता है अचक्रीय, इसका मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है वहाँ पे लौट के नहीं आएगा। ठीक है, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। कल हमने PS फर्स्ट PS सेकंड में अंतर देखा था, तो PS फर्स्ट के लिए उस अंतर में लिखा था कि दोनों में भाग लेता है, चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण भाग लेता है। लेकिन PS सेकंड के लिए हमने लिखा था ये केवल अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में भाग लेता है। तो PS सेकंड कब सक्रिय होता है, जब 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश ये अवशोषित करता है। अब जब 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश PS सेकंड अवशोषित करता है, तब जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। ये अभी हमने पढ़ा था। जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तो हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन निकलते हैं। ये ऑक्सीजन चली जाती है वायुमंडल में। ये हाइड्रोजन आयन एक बार थाइलेकॉइड की अवकाशिका में चला जाता है। हाइड्रोजन आयन थाइलेकॉइड की लुमेन में, अवकाशिका में, और ये इलेक्ट्रॉन PS सेकंड द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। PS सेकंड चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट ही निकाल रहा था और वापस PS फर्स्ट में आ रहा था। अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन दाता कौन है, जल है। जल के प्रकाशिक अपघटन से निकले हुए इलेक्ट्रॉन PS सेकंड लेता है और इसका P680 जो अभिक्रिया केंद्र है वो उनको त्याग देता है। तो P680 का हो गया ऑक्सीकरण। और प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही यहाँ पे फियोफाइटीन, शॉर्टकट में सिर्फ फियो लिखा है, फियोफाइटीन है ये जो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। अब वैसे ही ये रिडॉक्स विभव के हिसाब से चलेंगे। अब इससे कम रिडॉक्स विभव वाला प्लास्टोक्विनोन, PQ शॉर्टकट में पूरा नाम प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन का अपचयन और फियोफाइटीन का ऑक्सीकरण, ये ऐसा चलता जाएगा। यहाँ से जाएंगे साइटोक्रोम B6 के पास में, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F लेगा।
साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन लेगा इलेक्ट्रॉनों को, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। और प्लास्टोसाइनिन हमने चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में देखा था कि प्लास्टोसाइनिन इन इलेक्ट्रॉन्स को PS फर्स्ट को दे देता है, PS फर्स्ट को दे देता है। इस दौरान साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य ATP के एक अणु का निर्माण होता है, ATP का एक अणु बनता है, ठीक है। वहाँ दो बन रहे थे, फेरेडोक्सिन और B6 के बीच में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में ATP का एक अणु बनता है। अब ये वापस ग्राउंड स्टेट पर आ गए इलेक्ट्रॉन, इसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती गई, ऊर्जा का एक बड़ा भाग ATP संश्लेषण में प्रयुक्त हो गया। अब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर आ गया। अब PS फर्स्ट इसको वापस ऊर्जित इलेक्ट्रॉन को वापस त्यागेगा। PS फर्स्ट 680 से उच्च 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करेगा और जिससे इसका अभिक्रिया केंद्र P700 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण आयरन सल्फर युक्त प्रोटीन A द्वारा ग्रहण किया जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे फेरेडोक्सिन के पास में, फेरेडोक्सिन का अपचयन। फेरेडोक्सिन इन दो इलेक्ट्रॉन्स को और जल के प्रकाशिक अपघटन से जो मुक्त हुए थे हाइड्रोजन आयन, वो इन दोनों को सौंप देगा NADP प्लस को। और एक एंजाइम है NADP प्लस रिडक्टेज, ये NADP प्लस रिडक्टेज NADP प्लस का अपचयन कर देगी, NADP प्लस का अपचयन कर देगी, जिससे NADP.2H का निर्माण होगा, ठीक है। ये पूरी जो कार्य प्रणाली है ये अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की ये पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। एक बार पुनः इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि जब 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य प्रकाश PS सेकेंड पर पड़ता है तो PS सेकेंड इस दौरान जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जिससे हाइड्रोजन बने, इलेक्ट्रॉन बने और ऑक्सीजन वायुमंडल में गई। ये एक बार अवकाशिका में चला जाता है थाइलेकोइड के, और इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड द्वारा लेकर इनको त्याग दिया जाता है। विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही जिसमें क्रम से फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन वापस निम्न ऊर्जा स्तर या अपने ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है और अंत में ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं PS फर्स्ट के पास में। तो PS फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन जो मिले वो किससे बने, वही है जल वाले इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। इस दौरान साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में ATP का एक अणु बनता है। PS फर्स्ट पुनः इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जित करके त्यागता है, इसको पहले ग्रहण करता है आयरन सल्फर प्रोटीन A, यहाँ से जाता है फेरेडोक्सिन के पास में। फेरेडोक्सिन इन दो इलेक्ट्रॉन और जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त हुए हाइड्रोजन आयनों को NADP प्लस को सौंप देता है, जिससे NADP प्लस का अपचयन हो जाएगा NADP H+ या NADP.2H में। NADP नाम आपने सुना है कोएंजाइम्स में, विटामिन्स में भी आप लोग पढ़ेंगे, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और यही वो अपचायक है, यही अपचायक है वो जो अपचयन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अब यदि हम इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट की व्याख्या करें, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट की व्याख्या करें तो वो इस अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण से हो जाएगी। हमने देखा इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट क्या था कि जब 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य व 680 नैनोमीटर से निम्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक साथ हरितलवक को दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कई गुना बढ़ जाती है।
उसका कारण ये है कि जब दोनों प्रकार के प्रकाश पड़ेंगे तो अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होगा। अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में अपचायक बनेगा, और ये अपचायक बनेगा तभी अपचयन होगा CO2 का, तभी CO2 का अपचयन होगा। तो जल के और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ये ले गया। मूल अभिक्रिया तो इतनी है का इस प्रकाश संश्लेषण की, ये दो ही तो क्रियाकारक है। ये टूट गया, अब ये 24 अणु हैं, 12 अणु दिखाएं इसलिए 24H+ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 24 इलेक्ट्रॉन और 6 ऑक्सीजन हो गई, 6 ऑक्सीजन गई वायुमंडल में, और ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इसका अपचयन करेंगे, इसका अपचयन करेंगे। तो इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को CO2 तक पहुंचाने का काम ये करेगा, इसलिए ये अपचायक है, ठीक है। ये पूरी जो प्रक्रिया है अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की, इसको Z स्कीम भी बोलते हैं, Z स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी आकृति यदि हम लोग देखें तो Z जैसी है। अभी तो आप कहोगे N जैसी दिख रही है ना, लेकिन इसको यदि 90 डिग्री के एंगल में घुमा दें, Z स्कीम भी इसका नाम है, इसकी कार्यप्रणाली को Z स्कीम भी कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इनके अंतर में तुलना करते हैं, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में अंतर देखते हैं। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण देखा, इसमें केवल PS फर्स्ट भाग लेता है, इसमें दोनों भाग ले रहे हैं, PS फर्स्ट व सेकंड दोनों भाग लेते हैं अचक्रीय में। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो वापस PS फर्स्ट में लौट आता है, तभी चक्रीय नाम था, घूमकर वापस वही लौट आया। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला था जल से, वो लौट कर पुनः जल में नहीं आ रहा था, इसलिए चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन नहीं निकल रही थी। और इसमें अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन हो रहा था और ऑक्सीजन मुक्त हो रही थी। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन दाता की आवश्यकता नहीं होती, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं चाहिए, PS फर्स्ट खुद का इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, खुद वापस आ जाता है। अचक्रीय में इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? जल है, जल की आवश्यकता होती है। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में ATP के 2 अणु बनते हैं, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में एक अणु ATP का और एक अणु NADPH+H+। ये NADP को लिखने के कई सारे तरीके हैं। NADP+ तो लिखते ही हैं, ये ऑक्सीकृत रूप है। अपचयित रूप को ऐसा लिखना सबसे सही है, NADPH+H+। इसके अलावा NADP.2H भी लिखते हैं, जैसे पिछली स्लाइड में हमने लिखा था। कुछ किताब में NADPH भी लिख देते हैं तो भी चलता है, और कईयों में NADPH2 लिख देते हैं। तो कहने मतलब H साथ में आ गया तो अपचयित रूप है, H साथ में नहीं है तो ऑक्सीकृत रूप है, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट पॉइंट कि कहाँ होगी चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया। तो PS फर्स्ट और PS सेकंड जो हमने देखा था, उसमें हमने देखा, उसके अंतर में भी मैंने लिखा था कि PS सेकंड जो है वो स्ट्रोमा पटलिका में नहीं पाया जाता है। PS सेकंड स्ट्रोमा पटलिका में नहीं पाया जाता। अब PS सेकंड स्ट्रोमा पटलिका में नहीं है, इसलिए अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण स्ट्रोमा पटलिका में नहीं हो सकती है। ये मोटे अक्षरों में लिखा है, नहीं हो सकती है। यह क्रिया केवल कहाँ होगी? ग्रेना में हो सकती है, क्योंकि दोनों चाहिए इसको, PS फर्स्ट PS सेकंड दोनों चाहिए।
इसको सिर्फ पीएस फर्स्ट चाहिए, तो पीएस फर्स्ट दोनों जगह है, ग्रेना में भी है, स्ट्रोमा पटलिका में भी है, इसलिए दोनों जगह हो सकती है। जब दोनों जगह हो सकती है ये क्रिया, तो ये चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण केवल स्ट्रोमा पटलिका में होती है सामान्यतया, और यह क्रिया सामान्यतया ग्रेना में ही होती है। ठीक है, ये प्रकाश, ये तो है नहीं कि अलग अलग तरंग दैर्ध्य प्रकाश पड़ता है, सूर्य के प्रकाश में तो सभी तरंग दैर्ध्य आती है ना। तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण दोनों जगह हो सकता है, अचक्रीय तो केवल ग्रेना में हो सकता है, तो इसका मतलब ग्रेना में होगा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और स्ट्रोमा पटलिका में होगा चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। हालांकि ये ग्रेना में भी हो सकता है, लेकिन होगा कहाँ, स्ट्रोमा पटलिका में होगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया हमने समझ ली इसकी। और यदि एक साथ में हम लोग देखना चाहें तो ये अप्रकाशिक अभिक्रिया वाला जो है, यही पूरी प्रक्रिया है, यही पूरा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया है। ठीक है, कल हम लोग चलेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया में, और अप्रकाशिक अभिक्रिया में कल अपना जो टॉपिक होगा वो अति महत्वपूर्ण और सबसे विस्तृत टॉपिक है इसका, कि CO2 का अपचयन कैसे होगा और कार्बनिक खाद्य कैसे बनेगा। उसके लिए हम लोग केल्विन चक्र का कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।